अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे 1.3 टॉपिक, जिसमें अब हम बात करने वाले हैं कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। सो ये मेन जो हेडिंग है इसकी वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया ये सिस्टम, तो इसकी बेसिक रीज़न ये थी कि जब हर डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट कोई मेजरमेंट ले रहे थे तो वो डिफरेंट तरह के यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब एट द एंड रिजल्ट देखने की बारी आती थी या रिव्यू करने की बारी आती थी तो वहाँ पर साइंटिस्ट को मुश्किल होना शुरू हो गई कि एक ने वो रीडिंग किसी और यूनिट में निकाली होती थी, दूसरे ने किसी और यूनिट में। इसलिए उसको एक स्टैंडर्ड रखने के लिए सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें तमाम क्वांटिटीज़ को उनके स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड कर दिए गए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 तरह के यूनिट्स आए। एक तो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट थे जिन्हें बेस यूनिट्स कहा जाता है। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो खुद ही से एग्जिस्ट करती हैं, उनको किसी और चीज़ से नहीं बनाया गया, किसी और चीज़ से डिराइव नहीं किया गया, तो आगे उनके यूनिट्स भी उसी तरह से बेस यूनिट कहलाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिराइव क्वांटिटीज़, जिनके यूनिट को डिराइव यूनिट्स कहा जाता है। अब डिराइव से ही पता चला है कि उन्हें पहले बनाया गया है, किसी और क्वांटिटी को लेके उनको डिराइव किया गया, इसलिए उनका नाम है डिराइव क्वांटिटीज़। थर्ड हमारे पास कैटेगरी थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, और उसमें 2 तरह की क्वांटिटीज़ आ रही थी और दोनों एंगल से रिलेटेड हैं। अगर 2 डायमेंशनल एंगल होगा या 3 डायमेंशनल एंगल होगा तो उनके यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रख दिया गया, ऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब यहाँ पर तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन फिर मसला ये आया कि अब जो जो यूनिट्स दे दिए गए, क्या उनको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, क्या उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, या अगर सिर्फ एब्रीविएशन इस्तेमाल की जाए तो पहला लेटर लिखना है, और पहला लेटर क्या बड़ा होगा छोटा होगा, अगर प्रीफिक्स यूज़ की जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। इस वजह से उसको रूल्स के मुताबिक एक पूरी लिस्ट तैयार कर दी गई कि ये रूल्स हैं, अगर इनको फॉलो करेंगे देन ही आपके यूनिट्स और आपकी तमाम कैलकुलेशंस सही साबित होंगे। उन्हीं चीज़ों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने यूनिट्स भी लिखने हैं उनका क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है और इस टॉपिक को इतना निगलेक्ट किया जाता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं करना क्योंकि इससे अक्सर एमसीक्यूज बन जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट मौजूद है तो आप फुल फॉर्म में उसको कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखोगे। तो फुल नेम ऑफ साइंटिस्ट अगर इससे रिलेटेड कोई यूनिट है तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो फोर्स का अगर मैं लिखना चाह रही हूँ यूनिट और मुझे पूरा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, न्यूटन, लेकिन न्यूटन का एन कैपिटल नहीं होगा। जैसे हम आमतौर पर नाम लिखते हुए पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देते हैं, लेकिन अगर यूनिट्स के हवाले से देखा जाए तो इसको कैपिटल नहीं करना, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से कैपेसिटेंस का अगर यूनिट देखा जाए फेरेड है, तो फेरेड को अगर पूरी तरह लिखना है तो FARAD, तो ये F स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। इस तरह जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट्स दिए गए हैं अगर तो उनकी फुल फॉर्म यूज की जाएगी तो कभी भी पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है कि अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें पूरा नहीं लिखना, क्या बार बार पूरा लिखते रहे, हम सिर्फ एब्रीविएशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट के जो नाम की एब्रीविएशन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शो की जाएगी। जिस तरह अभी मुझे न्यूटन लिखना है फोर्स का यूनिट, तो मैं क्या लिखूंगी, 6 मैंने सपोज कर लिया, और न्यूटन कैपिटल N। अब यहाँ पर स्मॉल नहीं लिखना, तो जब भी एब्रीविएशन या उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाएगी तो शॉर्ट फॉर्म में हमेशा क्या होगा कि वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। इसी तरह फेरेड है तो फेरेड के लिए अब यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, कैपिटल F का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर तो फुल नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स, अगर कैपिटल लिखना है, और कैपिटल सिर्फ उस सूरत में लिखते हैं जब शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल की जाए, सिर्फ यूनिट को इस तरह से मेंशन किया जाए। नेक्स्ट की अगर अब हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं,
तो साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का क्या तरीका है, किस तरह से लिखा जा सकता है और उसमें प्रीफिक्स अगर इस्तेमाल किए जाएं तो किस तरह से कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि हम कोई भी साइंटिफिक वैल्यू ले लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सपोज किया 1 × 10⁻⁻5 मीटर, या -6 कर लें, -7 कर लें, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। अब जब इस तरह से लिखा गया तो सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि कोई ऐसी फॉर्म बनाई जाए जिसमें ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स ये है कि प्रीफिक्स, तो इससे क्या पता चला है कि प्री मतलब पहले, फिक्स जो चीज फिक्स कर दी जाए, लेकिन किससे पहले? तो यूनिट से पहले कोई यहाँ पर एक लेटर फिक्स कर दिया जाए जो कि हमें प्रीफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब वो किस तरह से कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है 1 × 10⁻⁻5, अगर यहाँ पर -6 हो तो इस -6 को कहा जाता है माइक्रो। तो ये माइक्रो क्या है? ये एक प्रीफिक्स है, उसका भी सिंबल है अपना और उसको यूं लिखा जाता है माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर क्या पता चला कि जब प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा तो प्रीफिक्स और जो यूनिट है उसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि यूं लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों के दरमियान स्पेस आ रही है और ये बिल्कुल एक गलत तरीके है, इसको हम नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो यहाँ पर एमसीक्यूज इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि इसमें से सही वाला बताएं, सही लिखने का स्टाइल कौन सा है। समटाइम्स स्पेस डाल दी जाती है और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी कंसीडर करके एमसीक्यूज बना लिए जाते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं जिनमें हमें क्लियर हो रहा है कि किस तरह से यूनिट को लिखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास किस तरह से है कि अगर अब हम पहले तो प्रीफिक्सेस की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम डिराइव यूनिट्स की बात करें तो लेट्स सपोज वर्क डन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। वर्क डन का क्या है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को लिखने का क्या स्टाइल है? हमने प्रीफिक्सेस में कहा था कि ये दोनों चीज़ें जो प्रीफिक्स है और यूनिट है वो आपस में कंबाइन होनी चाहिए, उनके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ये अब डिराइव हो चुके हैं क्योंकि ये 2 क्वांटिटी से निकले। न्यूटन एक अलग क्वांटिटी थी, मीटर एक अलग थे और दोनों को कंबाइन करके हमने कहा कि ये डिराइव क्वांटिटी से डिराइव यूनिट आ चुके हैं। तो डिराइव यूनिट को जब भी लिखना है इनके दरमियान स्पेस होनी चाहिए, देयर शुड बी स्पेस बिटवीन दीज 2 यूनिट्स। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो हमारा प्रीफिक्स का और ये पॉइंट है ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन याद किस तरह रखना है कि प्रीफिक्स जितने भी हैं जिनको भी हम डिस्कस भी करेंगे उनको जब लिखना है तो स्पेस नहीं होनी चाहिए यूनिट की और प्रीफिक्स के दरमियान, लेकिन इस सूरत में जब हम डिराइव यूनिट की बात करें तो स्पेस होनी चाहिए। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट क्या है कि लेट्स सपोज जो मेन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं उनकी हम बात करते हैं। 10⁻⁻12 पिको, और इसको स्मॉल उसी तरह से हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया है। अब आगे जो इसका यूनिट है, इसको लिखने का स्टाइल है, सिंबल, वो स्मॉल p है। इसी तरह से 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, -9 नैनो, 3 किलो, 10⁻6 मेगा एंड 10⁻9 गीगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज के हवाले से, तो इस टॉपिक में ये भी एक अहम चीज़ है। अब कोई यहाँ पर आके हमें कहे कि 10⁻12 है, पिको है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि -6 माइक्रो है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर लिख दिया जाए कि 1 × 10⁻12 मीटर, ठीक है, और अब मैं इसकी जगह क्या करूँ कि कह दूँ नहीं ये तो दोनों, अगर मैं इस तरह लिख लूँ, इसी को ब्रेक करके -12 को ब्रेक करके -6 लिख लूँ, तो मुझे नजर तो आ रहा है कि यहाँ पे माइक्रो मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं यूं लिख दूंगी 1 माइक्रोमीटर। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि दो बार आप प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यूं लिखा जाए कि 1 × 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, ये फिर भी रीजनेबल बात है,
लेकिन जब हमें पता है कि पूरा -12 का एग्जिस्ट कर रहा है प्रीफिक्स जो कि है पिको, तो उसकी जगह सबसे बेस्ट वे ये है और स्टैंडर्ड वे ये है कि उसी को मेंशन किया जाए पिकोमीटर। तो यहाँ पर अब चूंकि प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया तो कोई स्पेस नहीं आई, लेकिन जब मैंने डिराइव यूनिट्स को लिखना था तो उनके दरमियान स्पेस मस्ट थी। इसी तरह से अब अगर इसी पॉइंट को फर्दर हम एक्सटेंड करें तो क्या पता चला कि यूं भी तो लिखा जाता है अक्सर कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो किलोमीटर स्क्वायर है, क्या ये सिर्फ मीटर के ऊपर ही स्क्वायर है? क्या ये जो किलो हमें नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं 10⁻3, क्या ये इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा? और ये वो मेन पॉइंट है जहां पर न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। न्यूमेरिकल को जब हम देख रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अक्सर वैल्यूज के साथ यूं लिखा जाता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये भी हमें पता है कि किलो जो है वो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से है कि हम उसकी पूरी वैल्यू को लिखें, कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है 10⁻3 तो उसको 10⁻3 लिख के मीटर में चेंज करके, बेस यूनिट में चेंज करके देन ही हम उसके ऊपर काम करें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना है और हमें बेस यूनिट से सिर्फ चाहिए, किलो नहीं चाहिए साथ, तो उस सूरत में क्या सिर्फ मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे और इसकी जगह 1 × 10⁻3 लिख देंगे? तो ये हो जाएगा गलत, पूरा न्यूमेरिकल भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज दोनों के ऊपर एग्जिस्ट करिए, किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जब हमने प्रीफिक्स के साथ लिखना है यूनिट को तो कंबाइन करके लिखना, उनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। वहीं से हमें समझ आना चाहिए कि जब इनको बिल्कुल कंबाइन कर दिया गया है तो इनके ऊपर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो वो एज अ होल कंसीडर होगा। इसका मतलब है कि ये खाली इस मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, बल्कि इस पूरे किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो 10⁻3 है उसका भी स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर जो अब वैल्यू आएगी वो बनेगी 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, सिंपल 3 नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो इन पॉइंट्स के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू लिखी गई है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन के साथ साथ जो यूनिट लिखा गया है वो एक बेस यूनिट नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हमेशा उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी एक अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है किसी भी चीज़ को लिखने की। अब इसमें क्या चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है कि साइंटिफिक नोटेशन में तो आंसर आ रहा है हमारे पास, लेकिन सेंटी यहाँ पर मौजूद है, जबकि सेंटी क्या होता है 10⁻²। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 10⁻² क्या है सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे 10⁻² एंड ये मीटर हो गया। अब ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर लेट्स सपोज हमें पता चला है कि मीटर लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है। सेंटी एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, सेंटीमीटर, और साथ ही साथ उसके साइंटिफिक नोटेशन भी आ रही थी। तो ज़्यादा परफेक्ट वे ये था कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, और उसके साथ ये जो प्रीफिक्स आ रहे हैं उसको ख़त्म कर दें। अब इस तरह से क्या हुआ, बेसिस सेम हो गई, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब भी बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब पावर्स ऐड हुई तो 6 एज इट इज आ गया, प्लस अब हमने तो ऐड करना था लेकिन इसके साथ क्या है माइनस का साइन, -2। तो ये क्या बन जाएगा 1 × 10⁻4 मीटर। तो ये एक सही तरीका है लिखने का, ये एक सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि लेट्स सपोज आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हो, स्क्रू गेज से ले रहे हो, किसी भी वर्नियर कैलिपर से ले रहे हो, उनके लीस्ट काउंट आपको पता है और आपको ये पता है कि मिलीमीटर्स में हमने वैल्यू मेजर की या सेंटीमीटर्स में मेजर की, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर इस तरह की वैल्यूज को यहाँ पर लिख देते हो, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, लेट्स सपोज माइक्रोमीटर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपने उस टाइम पर तो लिख ली, लेकिन जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो ये तमाम जो प्रीफिक्सेस हैं वो पहले बेस यूनिट में कन्वर्ट करने। तो ऐसे यूनिट्स नहीं लिखने, उनके साथ कोई भी प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एक बेस यूनिट में चेंज करके देन कैलकुलेशन को फर्दर परफॉर्म करना है। तो जिस तरह यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि मिली आ रहा है, तो 10⁻³ मीटर,
ये हमारे पास बिल्कुल सही फॉर्म आ चुकी है जिसको अब किसी भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अब हमारे पास मीटर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि एक स्टैंडर्ड और बेस यूनिट है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो क्या लिखा जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम मीटर की बात नहीं करते हैं, हम किसी और ग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा गया होगा कि ग्राम्स, या टेम्परेचर की बात कर लें जिसको डिग्री सेल्सियस में लिखा गया होगा, तो इसको सबसे पहले केल्विन में चेंज करना है। क्यों? केल्विन एक स्टैंडर्ड और बेस यूनिट है। इसी तरह से ग्राम्स है तो किलोग्राम एक बेस और स्टैंडर्ड यूनिट है, ना कि ग्राम्स। तो ग्राम्स को आपने चेंज किस में करना है? किलोग्राम्स में। इसी तरह जहां जहां पर भी न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशन में ये देखने में आ रहा हो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं इस्तेमाल किया गया, यानी कि यहाँ पर बेस यूनिट नहीं है, बेस यूनिट सिर्फ 7 ही है, तो हर पहली क्वांटिटी को आपने लेना है और उसको बेस यूनिट में चेंज करना है, एंड उसके बाद आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही वाला आंसर देगी, और यही एक अप्रोप्रिएट मेथड है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक।